ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चैप्टर का टाइटल है। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग किस बात को डिस्कस करेंगे, हम कुछ खास किस्म के रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे रिएक्शंस जो जिनका ताल्लुक मटेरियल और एनर्जी के चेंज होने से होता है। ठीक है, तो वो कैसे रिएक्शन होते हैं? वो होते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे शुरू में तो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, और बाकी हम लोग जो है वो हीट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ये कौन से रिएक्शन होते हैं, किस तरह के रिएक्शन होते हैं? द रिएक्शंस in which material changes accompanied by energy change। देखो अब इसका मतलब क्या है, अब इस बात को गौर से समझें। देखो केमिकल रिएक्शंस जो है ना, इस वक्त जब से ये दुनिया बनी ना, पूरी कायनात तब से चल रहा है। और आप देखना जब भी कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में तब्दील हो रहा हो तो आप समझ जाएं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप जो है इस चौक को अगर यहाँ पर रखते हो 2 या 3 साल के बाद आप देखें तो या तो इसका कलर चेंज हो जाएगा या इसमें कोई ना कोई चेंजिंग लाजमी आएगी। ये जो चेंजिंग होती है ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, आप पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, तो ये सब कुछ भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में चेंज हो रहा हो तो आप समझ जाएं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये थोड़े से दूसरों से अलग हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होता है, लेकिन साथ साथ उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है, उसकी एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चीज थी ए। ठीक है, आपके पास एक मटेरियल था ए। ठीक है, वो कुछ किसी वजह से कन्वर्ट हो गया बी में। तो स्टार्टिंग में इसकी जो हीट थी, हीट एनर्जी इसको बोलते हैं हीट एनर्जी, वो थी H1। लेकिन इस मटेरियल के तब्दील होने से इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई, इसकी हीट भी चेंज हो गई। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें मटेरियल के साथ साथ एनर्जी चेंज हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एनर्जी कौन सी वाली? हीट एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है आमतौर पर, इसकी एग्जांपल है हमारे पास डेली लाइफ में कि हम लोग देखते हैं ना, कभी सर्दियों में हमारा जिस्म गर्म रहता है। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर तो हर वक्त नॉर्मल ही रहता है, आप सर्दी हो या गर्मी हो, वही आपका जो ना 32 या 34 डिग्री होता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। लेकिन मकसद है कि हम फील करते हैं कि हम सर्दियों में गर्माइश होती है हमारे अंदर, लेकिन उसमें जो है ना होती है। तो मतलब ये तो अब जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं बायोवेल, आपने देखा होगा कीड़ा मकोड़े, उनका बॉडी टेम्परेचर हमसे अलग होता है। तो वो उनकी हीट कंटेंट है, ये हमारी हीट कंटेंट है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, पकाने से पहले टेम्परेचर कुछ और होता है, लेकिन जब वो पकता है तो टेम्परेचर उसका कुछ और हो जाता है, हीट कुछ और हो जाती है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हीट में तब्दीली आ रही है। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक मटेरियल तो चेंज होता है, रिएक्शन में ऐसा होता है, मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, मटेरियल एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल तो चेंज हो रहा है एक से दूसरे में, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हीट एनर्जी भी चेंज हो रही है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब इसकी 2 टाइप होती है। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की 2 टाइप है। ठीक है, जिनमें मटेरियल के साथ साथ हीट चेंज हो रही हो, वो कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहली जो टाइप है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये वर्ड एक्सो है, इसका मतलब होता है टू इवॉल्व, खारिज करना। ठीक है, और थर्म का मतलब तो पता ही है सबको, हीट।
तो मतलब इस टर्मिनोलॉजी से ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट का इखराज हो, हरारत का इखराज हो, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी खारिज हो रही होती है। ठीक है, तो ज़हन में रखना कि ये वो रिएक्शन है जो खुद हीट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, हम अगर मीथेन सुई गैस जलाते हैं घर में, ठीक है, मीथेन है, सुई गैस से निकलती है मीथेन गैस, जब उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है तो ये खुद ब खुद एक तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है और साथ में हीट खारिज करता है, जब डेल्टा एच वैल्यू हो जाती है। ठीक है, देखो नेगेटिव। अब देखें, इस बात को हम समझते हैं। पहले मीथेन को आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया, आपने जब सुई गैस जलाया, ठीक है, तो जो आप सल्फर तीली के ऊपर जो टिप पे लगा होता है ना, वो सल्फर है, ठीक है ना, और सल्फर को रब करते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ आके कंबाइन होता है और वो बर्निंग शुरू कर देता है। ठीक है ना, उसके साथ फिर इसको जब हम अटैच करवाते हैं फ्लेम को, तो यहाँ पे मीथेन गैस है, ये इनफ्लेमेबल होती है, फ्लेम को केज करती है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से ये कांटेक्ट में है, मीथेन आपके पास पहले से मौजूद थी, दोनों बर्न हुए। अब आप ये देखेंगे इन मटेरियल्स का केमिकल कंपोजिशन कुछ हो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने, उन प्रोडक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन, जो कंपोजिशन है, वो इन दोनों से बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर आप देखें इस तरह की कोई फॉर्मुलेशन है, बिल्कुल चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। यहाँ देखो मटेरियल चेंज हो गया, उसके साथ साथ डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। एच का मतलब एंथैल्पी, हीट। हीट चेंज हुई, लेकिन किस सेंस में हुई? नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में हीट का डेल्टा एच की वैल्यू जब रिएक्शन के साथ आ जाए नेगेटिव में, तो आप समझ जाइए कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको कि क्यों हुआ है ऐसा, नेगेटिव क्यों हुआ है, वो डेल्टा एच क्या है। तो देखो, अभी इस रिएक्शन में हुआ ये है कि मटेरियल चेंज हुआ, साथ साथ हीट चेंज हुई, लेकिन किस सूरत में हुई? हीट खारिज होकर चेंज हुई है। कभी हम किसी चीज को ऐड करके चेंज करते हैं, कभी हम किसी चीज को खारिज करके चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मटेरियल हमारे पास कम है, हमने कहीं से ले लिया, तब्दीली आ गई? तब्दीली आई नहीं आई? पहले हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई मटेरियल ज्यादा है, हमने निकाल दिया, हमारे अंदर चेंज आ गया। इस तरह चेंज आता है ना, कभी लेकर कभी देकर, कभी बढ़ाकर चेंज करते हैं, कभी कम करके चेंज करते हैं। यहाँ कम होके चेंज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, देखें अभी समझ में आ जाएगी। अब होता ये कि लेट्स सपोज इस पूरे मटेरियल की हीट शुरू में H1 थी, तो इसकी कितनी हो गई? H2। अब हमें देखना ये है कि यहाँ से यहाँ जाते हुए जो हीट में तब्दीली आई है, वो बढ़कर आई है या कम होकर आई है? असल में होता ये है कि इसको हम सपोज करेंगे इसकी हीट थी 100, तो यहाँ जाकर कितनी हो गई? 50। क्यों कम क्यों हुई? क्योंकि जो बाकी 50 थी वो तो निकल गई बाहर। ठीक है, बाकी 50, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है वैल्यूज, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये बाकी 50 जो है वो निकल गई। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे आया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों ऐसा हुआ? तो देखो, होता ये है कि अब देखो इसकी H1 है, हम डिफरेंस तो निकालेंगे ना कि कितनी हीट चेंज हुई है। मटेरियल चेंज हुआ, हीट भी चेंज हुई, तो हीट में जो तब्दीली है उसको तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एच के बराबर यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब आपके पास क्या बनेगा? 100 में से, सॉरी, H2 हमारे पास अगर 50 है और H1 कितना है? 100, तो बाकी क्या बचेगा? माइनस 50। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में कितनी आ गई? 50। अब देखो, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी हीट माइनस में आ गई, नेगेटिव हो गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि इतनी हीट जो है ना रिएक्शन के बाद खारिज हो रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाता तो आप समझ जाते, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आप ये समझते कि हीट आई है। अब ये नेगेटिव आया तो आप क्या समझेंगे? हीट चली गई। ठीक है ना, क्योंकि हीट मैंने क्या बताया? तब्दीली, एक पॉजिटिवली आती है और एक नेगेटिवली आती है। कभी तो चीजें बढ़ जाती हैं, कभी चीजें कम हो जाती हैं, इस तरह से होती है ना तब्दीली। यहाँ पर कम होकर आ रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या रूल है? उसूल क्या है? मटेरियल जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ हीट का इखराज होता है। ठीक है ना,
और हीट का जब इखराज होता है तो रिएक्टेंट की हीट कुछ और थी, प्रोडक्ट की कुछ और हो जाती है, चेंज हो गई। ये हमने पढ़ा है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में मटेरियल के साथ साथ एनर्जी चेंज होती है, और एनर्जी का चेंज होना या तो पॉजिटिवली होता है या नेगेटिवली होता है, कभी कम होकर होता है, कभी ज्यादा होकर होता है। ठीक है, तो अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जरूरी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ बातें हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं। वो ये है कि पहली बात, इसका रिएक्टेंट हमेशा गर्म होता है ज्यादा, रिएक्टेंट विल बी हॉट। ठीक है, एक पॉइंट देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होता है ना वो गर्म होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है जाहिर सी बात है उसमें से कुछ हीट तो निकल गई ना, जो आपका प्रोडक्ट ठंडा हो गया। ठीक है, नंबर 2, जहां पर रिएक्शन होगा सराउंडिंग विल बी हॉट। ठीक है, इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, जहां रिएक्शन हो रहा है उसके इर्द गिर्द के माहौल का जो सारा माहौल है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग यहाँ पर बैठ के जला लो आग, पूरा रूम गर्म हो जाता है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जहां वो हो रहा है वहां उस जगह को गर्म कर रहा है। ठीक है, ये जिस कंटेनर में तुम रिएक्शन कराओगे वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। सही है, तो ये है इसकी बात। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और भी लिखते हैं कि दिस रिएक्शन मेक स्टेबल अनस्टेबल को स्टेबल। ये जो रिएक्शन है इसमें चीजें अनस्टेबल से स्टेबल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखो, जो बॉन्ड बनता है, मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन के साथ दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। जब H2 मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से हीट का इखराज होगा, -104 किलो कैलोरीज पर मोल। जब H2 मॉलिक्यूल का 1 मोल बनता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब आप एटम्स को मिलाकर बॉन्ड बनाते हैं तो एटम अनस्टेबल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टेबिलिटी। तो चीजें जब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं तब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। समझ आई बात?